चाइना में लोग हर दिन गायब हो जाते हैं, लेकिन पुलिस उनकी तलाश नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने किडनैप किया है। आपका स्वागत है। मैं शैली झांग हूँ। चीन की तुलना अक्सर जॉर्ज ऑरवेल के डायस्टोपियन उपन्यास 1984 से की जाती है। पुस्तक में एक दमनकारी बिग ब्रदर सरकार समाज के हर पहलू को कसकर नियंत्रित करती है। जो कोई भी पैर की अंगुली को लाइन से बाहर ले जाता है, उसे प्रेम मंत्रालय में ले जाया जाता है, जो कि प्यार के बारे में उतना ही है जितना कि बर्गर किंग का इम्पॉसिबल वॉपर मांस के बारे में है। एक बार वहां लोगों को तब तक कैद और प्रताड़ित किया जाता है जब तक कि वे पार्टी दिल, दिमाग और आत्मा का पालन करना नहीं सीख लेते, और अगर वे नहीं करते हैं तो पार्टी उनके बिना काम चला सकती है। लोगों को लाइन में रखने के लिए चीन के पास एक समान तरीका है। दशकों से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने लोगों को गायब कर दिया, जिसे वो एक खतरा मानती थी। जैसे 1995 में जब 6 साल के पंचेन लामा को राज्य ने गायब कर दिया था। आप बता सकते हैं कि सीसीपी कितना सख्त है, क्योंकि वे 6 साल के बच्चे को खतरा मानते थे। क्योंकि पंचेन लामा अगले दलाई लामा को चुनते हैं, इसलिए पार्टी ने सिर्फ एक 6 साल के बच्चे को गायब कर दिया और उसकी जगह अपने खुद के पंचेन लामा को चुन लिया। एक पंचेन लामा जो कॉमरेड शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख के रूप में दृढ़ता से समर्थन देंगे, चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद का समर्थन करेंगे और देश को प्यार करने की गौरवशाली परंपरा को जारी रखेंगे। मूल पंचेन लामा का क्या हुआ? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार वो कॉलेज गया और उसकी एक स्थिर नौकरी है। और लड़का क्या वो उस खेत के ऊपर रहना पसंद करता है? बात यह है कि सीसीपी लोगों को गायब करने में माहिर है। अपने सहित वर्षों से पार्टी के पास शुंगगुई नामक एक आंतरिक अनुशासनात्मक प्रणाली थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों को कथित अपराधों को कबूल करने के लिए यातना के साथ मिश्रित पूछताछ का इस्तेमाल करती थी। अब मुझे यकीन है कि बहुत सारे पार्टी सदस्य जो शुंगगुई थे वास्तव में भ्रष्ट थे, लेकिन ये जानना असंभव है क्योंकि शुंगगुई भी भ्रष्ट थे। There's table in front of me and he's such a table like that and yelling and I was like I never have that treatment in my life and I tell him about the law and he say we don't care about the law, here is out of law। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि शुंगगुई बंदियों को लंबे समय तक नींद, भोजन और पानी से वंचित रखा गया, तनाव की स्थिति में मजबूर किया गया, गंभीर रूप से पीटा गया और एकांत कारावास में डाल दिया गया। अब शुंगगुई ने सिर्फ पार्टी के सदस्यों को निशाना बनाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नियमित चीनी नागरिक एक ही तरह के गायब होने, यातना और पूछताछ के अधीन नहीं थे। मैं इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा, लेकिन जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, जबरन गुमशुदगी के पैटर्न ने पार्टी को कुछ बुरा प्रचार दिलाया। यही कारण है कि 2018 में उन्होंने एक कानून पारित करके इसके कृत्य को साफ करने का फैसला किया, जिसने शुंगगुई को तुलनात्मक रूप से वश में कर दिया। मैं आपको ब्रेक के बाद और बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी गायब हो गई और वर्षों तक शुंगगुई प्रणाली के तहत कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को प्रताड़ित किया, लेकिन 2018 में इसने अपने तरीके बदलने का फैसला किया, बिग ब्रदर पर्यवेक्षण कानून पारित करके। ठीक है, इसे वास्तव में ऐसा नहीं कहा जाता है, लेकिन तथ्य ये है कि आप नहीं जानते कि मैं मजाक कर रहा था। कैसे दिखाता है बार्न्स और नोबल को अपने बुक प्लेसमेंट को और गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसे वास्तव में पर्यवेक्षण कानून कहा जाता है और यह कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत अधिक शक्ति देता है। इसके द्वारा बनाई गई चीजों में से एक ल्यूजी नामक शुंगगुई का प्रतिस्थापन था, जिसका अर्थ है हिरासत में प्रतिधारण। इसे शुंगगुई की तुलना में एक दयालु, सज्जन प्रणाली माना जाता था, जो संदिग्धों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। ल्यूजी को वैधता का एक लिबास देने के अपने प्रयास में, जिसमें शुंगगुई की कमी थी, अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ की वीडियो टेप की जाएगी और अन्य सुधारों के साथ 24 घंटे के भीतर परिवारों को सूचित किया जाएगा, क्योंकि सीसीपी को पारदर्शिता की परवाह है।
लगभग उतना ही बिल्लियां आपके काउंटर से चीजों को खटखटाने की परवाह नहीं करती हैं। लेकिन इसकी स्थापना के 1 महीने से भी कम समय के बाद एक 45 वर्षीय व्यक्ति की ल्यूजी में 26 दिनों के बाद कथित तौर पर मृत्यु हो गई। उसका शरीर चोटों से ढका हुआ था। मुझे यकीन है कि हालांकि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। मेरा मतलब है, सवालों का जवाब देते समय किसे थोड़ी चोट नहीं लगती है? वो वास्तविक कठिन सोच रहा होगा। और मुझे यकीन है कि एक अच्छा कारण था कि स्थानीय आयोग उसकी पूछताछ के फुटेज भी नहीं सौंपना चाहता था। हमेशा होता है। पिछले साल अमेरिकी विदेश विभाग की मानवाधिकार रिपोर्ट ने ल्यूजी के तहत स्थितियों को शूंगुई के समान ही बताया। सुधार के वादों के बावजूद रिपोर्ट में कहा गया है कि ल्यूजी बंदियों को अभी भी संपर्क से दूर रखा गया है और उनके पास अपनी हिरासत के खिलाफ अपील करने का कोई सहारा नहीं है। यह माता पिता की तरह है कि उनके बच्चों को डॉजबॉल खेलने में चोट लगने की शिकायत है, इसलिए स्कूल इसे पूरी तरह से अलग खेल से बदल देता है, जिसे कहा जाता है गेंद को हिट मत करो। ल्यूजी के तहत संदिग्धों को अब कानूनी रूप से अगवा किया जा सकता है, पूछताछ की जा सकती है और 6 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। इससे पहले एक व्यक्ति पर आधिकारिक तौर पर एक अपराध का आरोप लगाया गया था। लक्ष्य एक स्वीकारोक्ति प्राप्त करना था, जो मुझे यकीन है कि कुछ दिनों की यातना के बाद कठिन नहीं था। जरूरी नहीं कि एक सच्चा कबूलनामा हो, लेकिन किसने कभी कहा कि यह न्याय के बारे में है? कुछ दिनों की प्रताड़ना के बाद लोग कुछ भी मान लेंगे। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने एक भी कैदी को बाहर नहीं निकाला और घोषणा नहीं की। उसके कबूलनामे के अनुसार उन्होंने जैक द रिपर, द ज़ोडियाक किलर, बैंकी को पकड़ा। एक बार जब पीड़ित ने कबूल कर लिया था, तो उन्हें कभी कभी आधिकारिक आरोपों का सामना करने के लिए न्यायिक प्रणाली को सौंप दिया जाता था। और शूंगुई की तरह पार्टी के 8.8 करोड़ सदस्यों की निगरानी करने के बजाय लियूजी किसी भी लोक सेवक या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य को दंडित कर सकता था, जो कथित रूप से कर्तव्यों का उल्लंघन करता है या आर्थिक अपराध करता है, संभावित रूप से लगभग 300 मिलियन पीड़ितों तक पहुंचता है। मूल रूप से अस्पतालों और स्कूलों जैसे राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों या सार्वजनिक संस्थानों के लिए काम करने वाले या शिथिल रूप से संबंधित किसी को भी निशाना बनाया जा सकता है। और लोग सोचते हैं कि अमेरिका में स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा के क्षेत्र में काम करना यातना है। तो उस आदमी का मैंने पहले उल्लेख किया था जो ल्यूजी में मर गया था। वह भ्रष्टाचार के संदेह में एक स्थानीय अधिकारी का ड्राइवर था। जब उन्हें अंदर ले जाया गया तो उन्हें खुद भ्रष्टाचार का संदेह भी नहीं था। चीन की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री फैन बिंगबिंग सितंबर 2018 में गायब हो गई थी। जब वह फिर से सामने आई तो उसने कर चोरी के लिए माफी मांगी, जिसके लिए उस पर $131 मिलियन का शुल्क लगाया गया। इंटरपोल के पूर्व प्रमुख मेंग होंगवेई को भी 2018 में ल्यूजी हिरासत में लिया गया था। रिश्वतखोरी के आरोप में उन्हें 2 साल बाद 13 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। अब इस तरह के और हाई प्रोफाइल मामले हो सकते थे, लेकिन कभी कभी उन्हें चीन की अन्य गुप्त निरोध प्रणाली से अलग बताना मुश्किल होता है। एक निर्दिष्ट स्थान या RSDL पर आवासीय निगरानी। इस प्रणाली को कभी कभी चीन की काली जेल कहा जाता है। ये काफी हद तक ल्यूजी जैसा है, लेकिन पार्टी के सदस्यों और लोक सेवकों को लक्षित करने के बजाय ये लक्षित करता है, ठीक है, हर कोई जो CCP के साथ परेशानी में पड़ता है। लोग मानवाधिकार वकीलों, पत्रकारों और धार्मिक लोगों को पसंद करते हैं। जैसा कि चीनी स्वीडिश बुकसेलर गुई मिन्हाई था, उन्हें थाईलैंड में अगवा कर लिया गया और 10 साल की जेल की सजा का सामना करने के लिए वापस चीन लाया गया, जबकि उन्हें विदेशों में खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए सजा सुनाई गई थी। उनका असली अपराध हांगकांग में ऐसी किताबें बेचना था जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना करती थीं। तो ल्यूजी और RSDL के बीच चीन में लगभग किसी को भी किसी भी समय गायब किया जा सकता है, और चीनी कानूनों के तहत ये पूरी तरह से कानूनी है। क्योंकि अगर कम्युनिस्ट पार्टी एक चीज में अच्छी है तो वो ये सुनिश्चित कर रही है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, बुरी तरह से। स्पष्ट रूप से 1984 को पढ़ते समय CCP ने जो मुख्य बात सोची थी वो ये थी, ये सरकार बहुत दूर नहीं जा रही है। चुनौती स्वीकार की गई, और याद रखें, चाइना अनसेंसर्ड ऐप जैसे दर्शकों की वजह से इस तरह के एपिसोड बना रहा है। क्राउड फंडिंग साइट Patreon पर योगदान करने के लिए patreon.com/chinon पर जाएं, या विशिष्ट सोशल मीडिया साइट लोकल्स पर हमसे जुड़ने के लिए chinoncensored.locals.com पर जाएं। शानदार एपिसोड बनाते रहने के लिए हम आपके समर्थन पर भरोसा करते हैं। एक बार फिर देखने के लिए धन्यवाद।